बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। पाउडरी मिल्ड्यू जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट और वाइड स्प्रेड फंगल डिजीज है ग्रेप्स के अंदर। इट इज़ कॉज्ड बाय एरिसैफी नेक्टर। इसका पुराना नाम होता था अनसिनुला नेक्टर। तो अब जो इसको एरिसाइफेल्स जो हमारा नया ऑर्डर है पाउडरी मिल्ड्यूज का, उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। एंड इट इज सीन एज ए एश ग्रे टू वाइट पाउडरी ग्रोथ। तो इसका बेसिक जो जस्ट लाइक बाकी पाउडरी मिल्ड्यूज की तरह एक पाउडरी मैस बनता है जो कि ऐश ग्रे से वाइट कलर का होता है और मोस्टली इट विल अफेक्ट द ग्रीन टिश्यूज। ये टेबल ग्रेप्स और जो वाइन ग्रेप्स है दोनों को इफेक्ट करता है, और अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये आपको सीरियस ले लेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सिम्टम्स की बात करें तो फंगस जो है वो प्रोड्यूस करता है ऐश ग्रे से वाइट पाउडरी ग्रोथ ऑन ग्रीन टिश्यूज ऑफ द ग्रेप वाइन। ठीक है। इन पर्टिकुलर द अपर एंड लोअर सर्फेसिस ऑफ द यंग लीव्स, शूट्स और क्लस्टर्स आर हाईली ससेप्टेबल। ठीक है जी, कि ऐश ग्रे से वाइट पाउडरी ग्रोथ जो है वो ग्रो होनी है ग्रीन टिश्यूज के ऊपर, और ये अपर और लोअर सरफेस दोनों पे होगी। डाउनी मिल्ड्यू में ये है कि मोस्टली डाउन साइड पे ऑफ द लीफ होती है, लेकिन इसमें अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ यंग लीव्स दोनों में होगा। The chains of conidia that develop from the powdery mildew hyphae gives the infected wine tissue the characteristics powdery or dusty appearance. और जो conidia की chains हैं that will give the dusty appearance. Severely infected wines emit a musty odor. वो mid to late season musty, वो आप ये कह लें कि just like dusty, it's like must, मतलब आप ये कह लें कि जो आपके पास डस्ट पाउडर होता है उसको जब वो उड़ता है तो उस तरह की जो है वो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। फ्लैग शूट्स इसका जो है वो बड़ा टिपिकल सिम्टम है। एंड दे आर मोस्टली स्टंटेड शूट्स कवर्ड पार्शली और होली विद एश ग्रे टू वाइट पाउडरी ग्रोथ विद डिस्टॉर्टेड लीव्स दैट कर्ल अपवर्ड। तो इसकी फिगर दिस इज द पर्टिकुलर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ द ग्रेप वाइन लीव्स, फ्लैग शूट्स इन द केस ऑफ द पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। अब ये होता क्या है कि ये एक तो लीफ अपवर्ड को मुड़ जाते हैं, दूसरा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा इनके ऊपर वही ऐश कलर से वाइट जो है वो पाउडरी मैस जो है वो शो होता है। These shoots become evident 2 to 8 weeks after bud burst। तो मतलब बर्ड के बनने के 2 से 8 वीक के अंदर अंदर ये शूट्स जो हैं, यानी कि जो नॉर्मल शूट्स है फ्लैग शूट्स जो हैं वो हमें विजिबल होती हैं अगर अटैक हो जाए तो। लीव्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं जब वो एक्सपैंड हो रहे होते हैं। इन्फेक्शन रिजल्ट इन स्मॉल येलो ग्रीन ब्लॉचेस 2 to 10 millimeter in diameter with an irregular outline on the upper surface of the leaves in spring. The blotches form an ash gray to white powdery growth of hyphae which develops conidia on both sides. Simply leaves expand जब हो रहे होंगे तो उस वक्त अटैक हो स्मॉल येलो ग्रीन ब्लॉचेस 2 से 10 मिलीमीटर के बनेंगे, जिनकी हमारे पास फोटो है लाइक दिस। तो ये बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं, और अगर आपने कहीं अंगूरों का देखा होगा तो ये मोस्ट कॉमनली इस तरह के सिम्टम्स आप अंगूरों के ऊपर देखते हैं। जब भी आप इस तरह का स्टार्टिंग सिम्टम देखें तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द स्टार्टिंग सिम्टम्स, येलो ग्रीन लीफ ब्लॉच while early powdery mildew infection has occurred। तो ये स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ हेयर। लीफ एक्सपेंड हो रहे हैं, स्मॉल से येलो ग्रीन ब्लॉच बनते हैं, 2 से 10 मिलीमीटर के हो सकते हैं। ऐश ग्रे से वाइट पाउडरी ग्रोथ जो है वो यहाँ पे जहाँ पे वाइट पाउडरी ग्रोथ हो रही है, अदर वो वहाँ पे आप ये कह लें कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है। अदरवाइज लाइट ग्रीन से येलोइश एरियाज आपके पास प्रोड्यूस होंगे। Web-like hyphae and chains of conidia are clearly visible with a 10x hand length। अगर आप उसको hand length से देखेंगे तो आपको hyphal chains जो हैं वो नजर आएंगी। In the field, this fungal growth is flat as the conidia chains are constantly field के अंदर जो fungal growth है flat है, लेकिन blotches जो हैं large होते हैं and वो cover करते हैं whole leaf को। Smaller veins on the underside of the infected leaves may turn brown। जो छोटी वेन्स हैं वो टर्न ब्राउन हो सकती हैं। इन सब की फोटोज हमारे पास हैं। ये है कि चेन्स जो हैं अगर आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो इस तरह जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू के कुनिडिया अंडर माइक्रोस्कोप नजर आते हैं। अब दिस इज अ सीवियर इन्फेक्शन, सीवियरली इन्फेक्टेड लीफ है जिसमें ऐश ग्रे ग्रोथ ऑन द सरफेस है, यानी कि वाइट और ऐश के दरमियान में। ठीक है, ऐश और ग्रे के दरमियान में आप ये कह लें कि ये जो हमारे पास पाउडरी मैस है, ये इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा यहाँ से, उसके बाद ये चीज़ आएगी हमारे पास। एंड देन वी हैव
दिस विल गो इनसाइड, अंदर क्या हो रहा होगा ये काम, और रिजल्ट हमारे पास जो है सीवियर इन्फेक्शन जो पत्तों के ऊपर है, दैट इज दिस टिपिकल सिम्टम्स। जब इस तरह के सिम्टम्स आपके पास आ जाएं और वो 2-4 मतलब 8 वीक्स तक प्रोलॉन्ग करें, तो इसका मतलब है कि आपकी यील्ड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने जा रही है। अगर आपकी यील्ड इम्पैक्ट होने जा रही है, इट मीन्स आप अच्छा खासा जो इनकम है वो आपकी, यू आर गोइंग टू लूज इट, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको इसको इसी टाइम इसको रोकना है। अब वेन्स के ऊपर जब ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, तो इसके जो नीचे वाले हिस्से हैं वहाँ पे एक तो पाउडरी मैस हो सकता है, दूसरा ये जो है अंडर साइड ऑफ द लीफ वो जो है टर्न ब्राउन, मतलब वहाँ पे भी क्लोरोसिस नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। द अर्लीस्ट इन्फेक्टेड लीव्स बिकम डिस्टॉर्टेड एंड डिसकलर्ड। जो हमारे पास शुरू के इन्फेक्शन हो जाएंगे लीव्स में, वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, डिसकलर्ड हो जाएंगे, गिविंग द वाइन्स अ विल्टेड अपीयरेंस। तो जो हमारे पास बेलें हैं वो उनको ऐसे लगेगा कि वो विल्ट हो रही हैं, उनमें पानी की कमी हो गई है। सीवियरली डिजीज लीव्स ब्लैकन, ड्राई आउट एंड फॉल प्रीमेच्योरली। जो सीवियर डिजीज हैं वो ब्लैक हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे और उनकी वो गिर सकते हैं। लीव्स बिकम मोर रेजिस्टेंस विद द एज बट नेवर आर कंप्लीटली रेजिस्टेंट। लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें रेजिस्टेंस आती है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये डिस्टॉर्टेड लीव्स आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह लग रहा है। अगर सभी लीव्स इस तरह के होंगे तो हमें लगेगा कि ये जो है इनके ऊपर पानी की कमी हो गई है, लेकिन हेयर इट इज़ वेरी मच क्लियर कि पता ठीक है इधर अटैक हुआ है। तो ये डिस्टॉर्टेड लीफ है विद रोल्ड मार्जिन, इसके मार्जिन रोल्ड हैं, कॉज्ड बाय पाउडरी मिल्ड्यू इन्फेक्शन। अब इसको आइडेंटिफाई करना, ये वायरस से बहुत मिलता जुलता सिम्टम है, तो सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड। इट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जो चीज़ इसको डिफरेंशिएट करेगी वो पाउडरी मैस हो। शूट्स की बात करें, ऐश ग्रे से वाइट पाउडरी ग्रोथ जो है डेवलप्स इनटू पैचेस जो अंटिल द होल शूट इज कवर्ड। ऐश ग्रे से वाइट पाउडरी ग्रोथ जो है वो शूट्स के ऊपर आएगी और वो कंटिन्यू होगी जब तक कि पूरी जो शूट्स हैं वो हर ना जाए। सीवियरली डिजीज शूट्स आर वीकन, स्टंटेड एंड कैन डाई। जो हमारे पास सीवियरली डिजीज शूट्स हैं वो कमजोर होंगी, स्टंट होंगी और वक्त के साथ साथ मर सकती हैं। Bunches of most cultivars are susceptible between flowering and up to 5 weeks later। जो मोस्ट कल्टीवर्स हैं वो ससेप्टेबल हैं बिटवीन फ्लावरिंग एंड अप टू 5 वीक्स, जो लेटर तक हमारे पास ये सिचुएशन चलती रहेगी। Although berries develop resistance with age, the bunch, stalk and stems remain susceptible. Ash gray to white powdery growth develops on immature berries and bunch। अगेन सबसे ज्यादा जो टिपिकल सिम्टम है वो ऐश ग्रे से वाइट पाउडरी ग्रोथ है। वो आपके पत्तों के ऊपर हो सकती है, वो शूट्स के ऊपर हो सकती है, वो आपके फ्रूट्स के ऊपर हो सकती है। दिस इज द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ द। और ये हमारे पास ग्रेप्स के ऊपर आप देख सकते हैं सीवियर इन्फेक्शन है ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। जब ये इन्फेक्शन इस तरह का हो जाए उसके बाद अगर इवन जो ग्रेप्स हैं वो उसको ओवरकम भी कर लें, स्टिल क्या होगा, इरेगुलर शेप्स, क्रैक्स और स्प्लिटिंग और रॉट हो जाएगी। जो इन्फेक्टेड बेरीज हैं, जैसे इन्फेक्शन यहाँ पे हो चुका है तो इसके बाद में डेवलप, इट विल रिजल्ट इन द इरेगुलर शेप्स, क्रैकिंग एंड स्प्लिट और रॉट। रेड वैरायटीज में कलर अनइवनली, जो हमारे पास रेड वैरायटीज हैं उनका जो कलर है वो चेंज हो सकता है। Berries develop a brown web-like pattern on the surface, very noticeable on white varieties। तो ये जो वेब लाइक मतलब जो हमारे पास जालों की तरह की निशान है, ये बेसिकली पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से आते हैं। कि जब पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हुआ इन ग्रेप्स के ऊपर और उसके बाद जो पौधा है वो रिकवर कर गया, तो लेकिन ये उसने अपने असरात जो है पाउडरी मिल्ड्यू ने छोड़े हैं। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट अगर ये रिकवर कर गया। अगर ये नहीं रिकवर करता तो इट विल बी मोर सीवियर, मोर डेंजरस। बट इवन अगर रिकवर भी कर जाए तो भी द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। वक्त के साथ साथ बेरीज जो है वो वक्त रेजिस्टेंस होती जाती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, स्कार ऑन द बेरी। और ये क्या करती है, जो एक चीज़ और काम होता है कि बेरीज के ऊपर जो है स्कार्स बनते हैं जो कि लीड करते हैं बेरी स्प्लिट को, और हमारे पास सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है कि कोई और जो पैथोजन है वो अटैक कर सकता है। So these were the symptoms mostly। I will just make it more easy for you to understand कि यहाँ से काम स्टार्ट होगा, पत्तों के ऊपर इस तरह के यहाँ पे आएंगे और हिस्टोरिया जो है इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा और हमारे पास लाइट एंड येलो ग्रीन पैचेस बनेंगे। उसके बाद जो हमारे पास फ्लैग शूट्स जो हैं वो इस तरह की होना शुरू हो जाएंगी और रोल्ड अपवर्ड्स हो जाएंगे लीव्स। आफ्टर दैट this will be going on during the whole process। complete leaves जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास नीचे वाले हिस्से हैं लीव्स के, वो वहाँ पे नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद
जब कंप्लीट लीफ फॉर्म में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टॉर्शन हो सकती है। उसके बाद जब हमारे पास पूरे फ्रूट बनेंगे तो उनके ऊपर पूरा वाइट ऐश ग्रे से ऐश ग्रे ऐश टू ग्रे वाइट और जो पाउडर है वो अवेलेबल होगा ऑन द नेट। उसके बाद अगर रिकवर भी कर जाएं तो आफ्टर दैट स्टिल हैव द स्कार्स ऑन द बेरीज, या हमारे अंगूरों के ऊपर जो है वो स्कार्स होंगे। लुक्स लाइक इट इज मोस्टली कंफ्यूज विद द डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू नाम भी है और वैसे भी होता है, दोनों में हमारे पास पाउडरी मैस बनता है। बट डाउनी मिल्ड्यू फंगल ग्रोथ अकर्स ओनली ऑन अंडर साइड ऑफ द लीव्स, व्हाइल पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो दोनों साइड पे होगा। डाउनो मिल्ड्यू ग्रोथ इज वाइट एंड रेस्ड, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू की जो है वो ऐश ग्रे से वाइट एंड फ्लैट, वो रेज्ड है, उभरी हुई होगी और ये फ्लैट होगी। यंग डिस्टॉर्टेड लीव्स एंड फ्लैग शूट्स कैन बी कंफ्यूज्ड विद अ बड माइट्स डैमेज। हमारे पास जो यंग लीव्स और फ्लैग शूट्स हैं उनको हम कहेंगे कि इनके ऊपर माइट का अटैक हुआ है, तो वी नीड टू बी केयरफुल कि ये माइट का अटैक है या पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है। Late in the growing season, distorted and discolored powdery mildew leaf damage can be rust mite damage. So these are the looks like you need to be careful when you go to the field. You must have these points in the mind. डैमेज और लॉसेस की बात करें तो मोस्टली कॉस्टली डिजीज टू द ग्रेप वाइन प्रोडक्शन, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉस्टली डिजीज है ग्रेप वाइन प्रोडक्शन के लिए दुनिया के अंदर। और इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्फेक्शंस जो हैं वो फ्लावरिंग और 5 वीक्स लेटर टू द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डैमेज, जो फ्लावरिंग और उसके बाद के 5 वीक्स हैं, अगर उससे पहले या उस दौरान अटैक हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो अर्ली इन्फेक्शन है वो वहाँ पे ज़्यादा डिजीज बर्ड्स बनेगी, फंगल रेस्टिंग बॉडीज बनेगी टू कैरी आउट दैट डिजीज ओवर टू द नेक्स्ट सीजन, और वो अगले साल तक भी लेके जा सकती हैं। लीफ, शूट और स्टाक तीनों इंटरफेयर करेंगी हमारी वाइन मेटाबॉलिज्म को एंड फ्रूट क्वालिटी को। इसी तरह जो बेरीज हैं जब वो क्रैक हो जाए या स्प्लिट कर जाए तो वो प्री डिस्पोज हो जाती हैं टू अटैक बाय अदर फंजाई, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा कि उनके ऊपर बोट्राइटिस का अटैक हो सकता है। इन्फेक्टेड बंचेस कैन कॉज ऑफ फ्लेवर्स एंड मे बी डाउनग्रेडेड और रिजेक्टेड बाय द विनरीज। जो इन्फेक्टेड हैं वो ऑफ उनका उनका जो फ्लेवर है वो ऑफ हो जाता है, डाउनग्रेड और रिजेक्ट बाय विनरीज ये हो सकती है। सीवियर पाउडरी मिल्ड्यू इन्फेक्शन इन सब्सिक्वेंट सीजन कैन रिड्यूस द विगर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वाइन। लाइफ साइकिल की बात करें, इट इज डिजीज ऑफ यंग टिश्यूज एंड ओनली ग्रोज ऑन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द वाइन। यंग टिश्यूज के ऊपर स्टार्ट होगी और ये ग्रीन पार्ट्स के ऊपर रहती है, और वक्त के साथ साथ जो है पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट जो पौधा है वो रेजिस्टेंट होता जाता है। However, not all stages of development of the powdery mildew fungus are found on green material, लेकिन तमाम की तमाम जो है वो ग्रीन मटेरियल के ऊपर नहीं होती। जैसा कि एसेक्सुअल स्पोर जो है वो कोनिडियो स्पोर्स भी होते हैं। दे फॉर्म स्पेशलाइज्ड हाइफी ऑन द सरफेस ऑफ द टिश्यूज। ये वर्टिकली मूव करते हैं, जैसे कि हमने पहले इस फोटोज में देखा है, ये वर्टिकली एक दूसरे से मूव कर रहे होते हैं। एंड बियर चेन्स ऑफ द कोनिडियोस्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, इनके ऊपर कोनिडिया होते हैं। दीज कोनिडिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर क्लोन्स, और ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये लुक अलाइक है, ये क्लोन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तमाम के तमाम। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो वो एस्कोस्पोर्स होते हैं। दीज प्रोड्यूस फ्रॉम सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड प्लास्मोथीसिया, जिनको हम पहले क्लिस्टोथीसिया कहते हैं। और ये हाइफी जो है वो टू कंपैटिबल आइसोलेट्स मेक कांटेक्ट। जब ये हो, दे आर वाइट व्हेन यंग एंड चेंज टू येलो ऑरेंज, वाइट when young and then orange brown then black, you can say brown, and there are different on the underside the different maturity, yellow, young, brown। येलो हमारे पास यंग है, ब्राउन एंड ब्लैक विद ब्रिस्टल्स। आई कैन नॉट सी ब्लैक हेयर, सम आर ब्लैक्स। सो इस तरह के ये जो हमारे पास हैं सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। कैस्मोथीसिया टर्न येलो आफ्टर अबाउट 7 days आफ्टर फ्रॉम इनिशिएशन, बिगिन टू फॉर्म द ब्रिस्ट लाइक अपेंडेजेस आफ्टर 3 weeks। तो 7 days के अंदर ये 3 weeks के अंदर, एंड आफ्टर 5 4 डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्विंग 5 wing कॉलोनी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेरिएशन है वो क्या करेगी, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू फंगस को प्रोड्यूस करेंगी, जो कि रेजिस्टेंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है या वो ज़्यादा विरुलेंट हो सकती है। सो अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो हमारे पास सेक्सुअल कोनिडियोस्पोर्स हैं, एसेक्सुअल एस्कोस्पोर्स हैं। एस्कोस्पोर जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसको अपनी कॉलोनी से अलग हो जाते हैं, और सेक्सुअल वेरिएशन जो है वो न्यू स्ट्रेन्स को लीड कर सकती है। अगर हम ओवर विंटरिंग की बात करें तो ये इन्फेक्टेड बर्ड्स में और कैज़मोथीसिया में रहता है। इन्फेक्टेड बर्ड्स में जो फंगस है वो ग्रोज डाउन बिटवीन द बर्ड स्केल्स ऑन इन्फेक्टेड शूट्स एंड रिमेन्स इन द बर्ड्स थ्रू द विंटर। इट रिमेन्स डोरमेंट, वहाँ पे ये डोरमेंट फॉर्म में रहता है बर्ड्स के अंदर।
एंड देन विद द बड स्केल्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। इसी तरह कैस्मोथीशिया जो है वो मेच्योर कैस्मोथीशिया जो है वो बार क्रिविक्स एंड अदर शेल्टर प्लेसेस में रहता है, और ये अगर सॉइल की बजाय ट्री के ऊपर रह जाए तो इट इज मोर बेटर फॉर द फंगस। इन्फेक्शन और स्प्रेड की बात करें, अक्सर आइदर बाय फ्लैग शूट्स और कैस्मोथीशिया फ्लैग शूट से हो सकता है, कैस्मोथीशिया से हो सकता है। इन्फेक्टेड बर्ड्स प्रोड्यूस शूट्स कॉल्ड फ्लैग शूट्स इन स्प्रिंग। जो हमारे पास बर्ड्स हैं उनके ऊपर जब अटैक होता है तो वो फ्लैग शूट्स होती हैं, जैसे हमने पहले देखा, दीज आर द फ्लैग शूट्स। तो ये स्टार्ट ही इस तरह हो रही है, मतलब पिछले साल का इन्फेक्शन की वजह से जो नेक्स्ट ईयर इन्फेक्शन है वो इस तरह का, जो न्यू ग्रोथ है वो इस तरह होगी। Flag shoots in spring, depending on how much powdery mildew was present early the previous season to cause infected birds, there will generally be a one flag shoot per 1,000 shoot। अगर हमारे पास उमूमी तौर पे ये है कि अगर पिछले साल इन्फेक्शन हुआ है तो अगले साल हर 1,000 शूट्स में से एक जो है वो फ्लैग शूट होगी। फ्लैग शूट जो है वो कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस करेगी और उससे जो है वो डिजीज जो है वो सीजन के शुरू में ही फैलना शुरू कर देगी, एंड दैट थॉट टू बी द मेन सोर्स ऑफ कैरी ओवर, और ये जो है मेन सोर्स के तौर पे एक्ट करेगी और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। कास्मोथीशिया प्रोड्यूस एस्कोस्पोर जो हमारे पास बर्ड्स के अंदर या बाग के अंदर रह जाएंगे, कैस्मोथीशिया वो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे जो कि 2.5 mm के रेंज में हो सकते हैं। रेन एंड आफ्टर मिनिमम ऑफ 2.5 mm ऑफ रेन, कैस्मोथीशिया के ऊपर अगर रेन होगी तो उसमें से एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, एंड टेम्परेचर बिटवीन 10 to 30 डिग्री सेल्सियस। दिस अकर मोस्टली बिटवीन बड बस्ट एंड फ्लावरिंग। ये बड बस्ट और फ्लावरिंग के दौरान ये जो सिचुएशन है वहाँ पे हो सकती है। एस्कोस्पोर्स इन्फेक्ट करेंगे लोएस्ट लीव्स को एंड शूट्स को एज दे आर क्लोजेस्ट टू द ओवरविंटरिंग कैस्मोथीशिया। एज अ रिजल्ट इट इज यूजुअली द अंडरसाइड ऑफ दीस लीव्स दैट आर इन्फेक्टेड फर्स्ट। ठीक है, मतलब जो एस्कोस्पोर्स हैं वो भी अगेन ओवर विंटर कर रहे हैं तो वो अंडर साइड ऑफ द लीव्स को इन्फेक्ट करेंगे, एंड द एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पाउडरी मिल्ड्यू कॉलोनीज दैट देन प्रोड्यूस कोनिडियोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स के ऊपर कोनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। जो कोनिडियोस्पोर्स हैं वो विंड डिस्पर्सल से फैल जाएंगे और वो ग्रीन पार्ट्स के ऊपर जर्मिनेट करेंगे और इन्फेक्ट द वाइन बाय सेंडिंग पोस्टोरिया यानी कि रूट लाइक अपेंडेजेस into the epidermal cell। Fungus absorb करेगा nutrients and the absorption may eventually leads to the death of infected tissues। तो ये हमारे पास infection है and spread है। Simple stating overwinter इसमें करेंगे, flag shoots, ascospores और conidiospours, ये तीन चीज़ें हैं जो उसको अगले साल तक लेके जाएंगी, और जो विंड है और जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको हेल्प आउट करती हैं स्प्रेड में। Both conidiospores and ascospores can infect the vine within 24 hours of dispersal। ठीक है जी, conidiospores और ascospores जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो इन्फेक्ट कर सकती है। Germination, infection and development from of ascospores to conidiospores and of conidiospores take around 5 to 12 days। अगर एक दफ़ा अटैक हो गया तो 5 से 12 दिन के अंदर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है ये तमाम काम, इन जर्मिनेशन, इन्फेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स हो सकता है। और अगर ये हो जाता है तो उसके बाद सेवरल इन्फेक्शन साइकिल्स कैन अकर थ्रू द ग्रोइंग सीजन एंड द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज रैपिडली इफ कंट्रोल्स आर नॉट अप्लाइड। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसको माइल्ड क्लाउडी वेदर और लो से मॉडरेट लाइट 22 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और विद रेंज ऑफ 6 to 33 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिड कंडीशंस जो हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू को फेवर करती हैं। मॉनिटरिंग की बात करें तो मॉनिटरिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जितनी जल्दी कंट्रोल करेंगे उतना ही हम अपना पैसा बचाएंगे। तो कहाँ मॉनिटरिंग करनी है कि जहाँ पिछले साल डिजीज़ मौजूद थी, या फ्लैग शूट्स को आप देखें, शेल्टर्ड एरियाज और डेंसली शेडेड वाइन्स को देखें, ससेप्टेबल वैरायटीज को देखें, एंड ऑफ द रोड्स दैट मे हैव अनसप्रेड। हाउ टू मॉनिटर, आप 200 वाइन्स को दोनों साइडों पे करें, उसके बाद आप एट एन सूरज के मुखालिफ सिमत में पत्ते को करके देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। हैंड लेंस को यूज़ करें और फ्लैग शूट लोकेशंस को आप पिन पॉइंट करें और दोबारा से उनको जो है वो बार बार देखें। Management जो है, if powdery mildew was a problem last season, it is most likely that high levels of overwintered infected beds and cosmothecia will be present in the point jar। अगर पिछले साल अटैक हुआ है तो अगले साल जो है वो अटैक हो सकता है।
अगर इफ पाउडरी मिल्ड्यू वाज नॉट अ प्रॉब्लम देन वेदर कंडीशंस जो है उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वेदर हमें बताएगा कि इस साल इन्फेक्शन होगा या नहीं, अगर होगा तो वो एपिडेमिक फॉर्म में जा सकता है या नहीं। वाइन यार्ड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ओरिएंटेशन ऑफ रोज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो प्रिवेलिंग विंड की डायरेक्शन में हो, वैरायटीज़ और क्लोन्स ऐसे हों जो ओपन बंचेस वाले हों, और जो वाइन है कंसीडरिंग प्लांटिंग ऑन द रूट स्टॉक दैट रिड्यूस वेजिटेटिव ग्रोथ। ओवर क्राउडिंग को आप बचाएं और सिलेक्ट ऐसी टाइप्स को जो कि कनोपी को ओपन अप करते हैं। Canopy management practices that permit good air circulation, spray penetration and filtered sunlight exposure, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गुड एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए, स्प्रे पेनिट्रेट कर सके और सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो बी हेल्पफुल। केमिकल की बात करें तो हमारे पास बहुत से केमिकल कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं फ्रॉम द कैटलॉग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्ली सीजन कंट्रोल इज़ द की, और उसके लिए अर्ली मॉनिटरिंग इज़ द की। मेजॉरिटी ऑफ केमिकल जो है वो हम उसको प्रिवेंटिव के तौर पे यूज़ करते हैं, एंड प्रिवेंटिव स्प्रे प्रोग्राम रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजीज डेवलपमेंट एंड डैमेज, बट द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ स्प्रे जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ये हमें हेल्पफुल है। की एस्पेक्ट्स जो प्रिवेंटिव के लिए है कि एक तो बार बार करना पड़ता है, तो 7 से 10 दिन तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो 14 दिन तक आप कर सकते हैं। फंजीसाइड एप्लीकेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग एंड ड्यूरिंग द 5 वीक्स इज ये जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसमें अगर आप करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। इन मोस्ट सीजन 4 to 6 एप्लीकेशन ऑफ पर सीजन विल बी एडिक्वेट। सल्फर को आप ऐड करें अर्ली स्प्रे के तौर पे ताकि माइट का अटैक ना हो। एडिशनल स्प्रे उस वक्त की जरूरत होगी जब हमारे पास अटैक हो जाए। It for table grapes, it is essential to maintain fresh, green, disease-free foliage and bunch stalks until harvest commence. Table grapes के लिए आपको मज़ीद careful होने की ज़रूरत है। So that's all. This is all about the powdery mildew of grapes. Hope you don't have any problem in understanding. If you have any question, please do ask. Thank you very much.